दरवाजा खुला तो उसकी नजरें बाहर की ओर उठ गईं। हल्की रोशनी में एक आदमी साफ दिखाई दे रहा था। वह सहमकर सिकुड़ गई थी। एक कोने में दुबकी डरी डरी आंखों से वह उसे घूरने लगी। क्यों घबरा रही हो संतो रानी? उस आदमी की आवाज में हवस की बू थी। शराब के नशे में झूमता हुआ एक हाथ में बोतल थमे और दूसरे में एक गजरा लिए वह आदमी उसकी ओर बढ़ रहा था। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, संतो चीख रही थी। लेकिन संतो की चीख की अहमियत ही कितनी थी। वो किसी परकटे परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी और वो आदमी शातिर बहेलिये की तरह खुश हो रहा था। वह आदमी आला दर्जे का घटिया इंसान था। संतो की चीखों का उस पर कोई असर न हुआ। उस पर तो वहशीपन सवार था। वह बोला, चला जाऊंगा, जरूर चला जाऊंगा, बस तू एक बार हाँ कह दे। नहीं, मैं हरगिज तेरे इशारे पर काम नहीं करूंगी। नहीं करूंगी वह काम जो मुझे पसंद नहीं। करेगा तो तुम्हारा मरा हुआ बाप भी। देखता हूँ कब तक इनकार करती हो। उस आदमी की आवाज सख्त हो उठी थी, आंखें लाल हो उठी थीं। वह आगे बोला, और 4 दिन भूखी प्यासी रही तो होश ठिकाने आ जाएगा। जब भूख से अंतड़ियां कुलबुलाएंगी तब सब कुछ मंजूर हो जाएगा। इतना कहकर वह आदमी बाहर चला गया। संतो ने दरवाजा बंद कर दिया, पर उसके जाने के बाद भी उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। संतो फूट फूट कर रोने लगी, पर उसकी फरियाद घुट कर रह गई। वह सोचने लगी, एक हद तक उसने ठीक ही तो कहा है। भूख की वजह से ही तो मैं यहाँ तक आई हूँ। संतो बीते दिनों को याद करने लगी। 2-3 महीने पहले उसके गांव केशवगढ़ और आसपास के इलाके में सूखा पड़ा था। खेतों की खड़ी फसलें झुलसकर बर्बाद हो गईं। धरती फट गई। कुओं, तालाबों का पानी नीचे जमीन में समा गया। अन्न के साथ साथ पानी की परेशानी भी होने लगी। जानवरों ने भी अपने मालिकों से विदा ले ली। बूढ़ों में चंद कदम चलने भर की ताकत न रही। मदद के नाम पर जो कुछ मिला वह बहुत थोड़ा था। लोग उस इलाके को छोड़कर जाने लगे। ऐसे में कुछ दलाल किस्म के लोग जवान लड़कियों को पैसों का लालच देकर शहरों में ले गए। उनसे कहा गया था कि वे उन्हें काम पर लगाएंगे। वे मेहनत करेगी और अपना और अपने घर वालों का पेट भरेंगी। इन बातों पर उन्हें यकीन हो गया था। केशवगढ़ में सबसे खराब हालत संतो की थी। उसका बूढ़ा पिता भूख से तड़प तड़प कर मर गया था। तंगी तो यूं ही बनी रहती थी, उस पर बाप का साया भी उठ गया। अब वो बिल्कुल टूट सी गई थी। अचानक एक दिन सेवादास नाम का एक आदमी उसके पास आया। उसने बताया कि वो उसके दूर के रिश्ते का चाचा है। वह बनारस में रहता है और केशवगढ़ में अकाल की खबर पाकर उससे मिलने आया है। तब संतो मुसीबत में फंसी हुई थी। फरेबी सेवादास भी उसे बिल्कुल अपना लगने लगा। अगले दिन सेवादास उसे लेकर बनारस चला आया था। रास्ते में उसे अच्छे कपड़े भी खरीद दिए और खूब खातिरदारी करता रहा था। उसने संतो को पहले अपने घर में रखा। वह भी इत्मीनान से उसके साथ रहने लगी। एक दिन सेवादास के पास एक मोटी सी औरत आई। आते ही वह संतो का आगा पीछा देखने लगी। उसकी निगाहें संतो को चुभ रही थीं। उससे रहा न गया तो पूछ बैठी, चाचा ये कौन है? यह मुझे ऐसे क्यों देख रही है? सेवादास शरारत भरी मुस्कान होठों पर लाते हुए बोला, चाचा नहीं संतो रानी, हमारा नाम तो सेवादास है, सेवादास। लोगों की सेवा करना ही हमारा काम है। क्यों चमेली बाई? चमेली बाई बोली, कहाँ से लाया रे सेवादास इस हीरे के टुकड़े को? अनारकली है, अनारकली। अब देखना पूरे बनारस में चमेली बाई का ही सिक्का चलेगा। संतो सकते में आ गई थी। उसकी अजीब हालत थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। चमेली बाई उसकी ओर निगाहें फेर कर बोली, मैं तुम्हारे जिस्म का मुआयना कर रही हूँ। क्या तुम्हें सेवादास ने कुछ नहीं बताया? नहीं तो क्यों रे, इसे कुछ बताया नहीं? चमेली बाई ने सवाल किया। बताने की तो जरूरत ही नहीं है चमेली बाई। सुना है ये बहुत अच्छा गाती है। जब यह नाचती है तो समय भी ठहर जाता है। तुम्हारे कोठे पर तो नोटों की बरसात हो जाएगी। बरसात? कोठा लफज सुनते ही संतो कांप उठी। उसने ये शब्द भी सुन रखा था और वहाँ की घिनौनी करतूतों को भी खूब समझती थी। उसे लगा कि वो बुरी फंसी है। संतो का गुस्सा फूट पड़ा। चाचा बने फिरते थे। सेवादास, तुम तो मुझे काम दिलाने के लिए लाए थे। क्या यही काम कराना था? कोठे पर नचवाना था, मेरे जिस्म का सौदा करना था। पर कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, मैं कोठे पर हरगिज नहीं नाचूंगी। फिर उसी दिन से संतो पर जुल्म ढाना शुरू हो गया। पहले तो उसे डराया धमकाया गया, पर बाद में पीटा भी गया और भूखा प्यासा भी रखा गया। आखिर पेट की आग के आगे वह टूटती चली गई। भूख और प्यास से संतो तिल कर मर रही थी। वो एक बार में ही मर जाना चाहती थी, पर सेवादास न उसे मरने दे रहा था और न जीने। एक दिन वो बेहोश हो गई। तब उसने मजबूर होकर सेवादास की बात मान ली। देखते ही देखते संतो के पैरों में घुंघरू बंध गए, पर उनकी झनकार से उसका दिल चकनाचूर हो गया। टूटे दिल के तारों से जो दर्दीला स्वर फूटा तो लोग झूम उठे। उस पर नोटों की बारिश करने लगे, पर असलियत किसने जानी थी? काश कोई आंखों के झरोखे से उसके दिल में झांक कर देखता तो उसे सच्चाई का पता चलता।
कितने अरमान संजोए थे संतों ने। सोचा था कि कोई साजन होगा, कोई मनमीत होगा, जिसके सीने पर वह अपना सिर रखकर अपना हर गम भूल जाएगी। उसका बालम हौले हौले उसकी जुल्फों को संवारेगा, उसमें फूल लगाएगा, तब खिले गुलाब की तरह उसका तनमन महक उठेगा। कोठे पर हर तरह के लोग आते थे, पर ज्यादातर की आंखों में संतों ने जिस्म की भूख ही देखी थी। उसे लगता हर कोई उसके बदन को नोचना चाहता है, उसे कच्चा निगल जाने को तैयार है। उन्हीं दिनों सुंदर नाम का एक नौजवान भी चमेलीबाई के कोठे पर आने लगा था। वह अपने नाम की तरह सुंदर भी था, दिल का बेहद भोला, फरेब नाम की किसी भी चीज से अनजान। संतो धीरे धीरे सुंदर की ओर खींचती चली गई। सुंदर से आंखें मिलते ही उसके दिल में हलचल होने लगती, पर किसी को कुछ बताना भी बेकार था। सुंदर आता तो संतो को नाचने का मन होता, नहीं तो वह उदासी रहती। एक दिन सुंदर नहीं आया। संतो श्रृंगार करने के बावजूद अपने कमरे में बैठी रही। चमेलीबाई के बुलावे पर बुलावे आते रहे, पर उस पर कोई असर न हुआ। मजबूर होकर चमेलीबाई को खुद बुलाने आना पड़ा, क्योंकि कई लोग वहां बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। आजकल नखरे बहुत करने लगी है हमारी महारानी। बाहर हुस्न के मतवाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ सजधज कर बैठी हो। आते ही चमेलीबाई बरस पड़ी। आज नाचने का मेरा दिल नहीं है, संतो बोली। नाचेगी नहीं तो इतने लोगों का पेट कैसे भरेगा? क्या तेरा बाप पैसे दे जाएगा? चमेलीबाई बोली। फिर रुककर वह बोली, चल जल्दी, नखरे मत दिखा। संतो ने आह भर कर कहा, मेरा असली कद्रदान तो आज आया ही नहीं। असली कद्रदान? किसकी बातें कर रही है? चमेलीबाई चौंक उठी। उसकी आंखों में मैंने प्यार देखा है। संतो भावुक हो उठी थी, पर चमेलीबाई को ये गवारा न था। उसका पेशा चौपट हो जाता। वह उबल पड़ी, सुन संतो, हमारे पेशे में प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ लोग प्यार करते हैं सिर्फ एक रात के लिए, सुबह बीच चौराहे पर छोड़कर चले जाते हैं। एक रात की दुल्हन हर कोई बना लेता है, पर उम्र भर के लिए कोई नहीं अपने घर ले जाता। कोठे तक तो चारों ओर से रास्ते आते हैं, पर यहाँ से कोई रास्ता घर तक नहीं जाता। फिर हमारा पेशा ही ऐसा है कि हम ऐसा करने की हिम्मत कर ही नहीं सकती। दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो और चलो उठो। चमेलीबाई ने कोई सख्त धमकी तो नहीं दी, पर बहुत कुछ कह गई थी। संतो बेमन से लोगों का मनोरंजन करने लगी, पर उसके तौर तरीकों से चमेलीबाई को मालूम हो गया कि वह सुंदर से बेहद प्यार करने लगी है। चमेलीबाई को लग रहा था कि दबाने से संतो बगावत करने पर उतर आएगी, इसलिए वह सिर्फ इतना बोली, संतो, अगर तुम समझती हो कि बाहर की दुनिया में जाकर तुम खुश रह सकोगी तो जा सकती हो, पर सब कुछ इतना आसान नहीं है। लोग तुम्हें वहां जीने नहीं देंगे, पर प्यार तो अंधा होता है। संतो ने अपनी दुल्हन बनने की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर ली। सुंदर की बीवी बनकर वो उसके घर आ गई। सुंदर भी अकेला था। संतो की नजरों से प्यार का पैगाम पाकर उसका दिल भी बेकाबू हो गया। वह संतो के प्यार के सागर में गोते लगाने लगा। यूं ही मजे से प्यार भरे दिन बीत रहे थे। अचानक एक दिन संतो की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उस दिन शाम को सुंदर शराब पीकर आया था। आते ही वह घर के सामान को इधर उधर फेंकने लगा और चीखने लगा। यह आपको क्या हो गया है? संतो तड़प उठी। कुछ नहीं, ये शराब है जानी, शराब, ये बेवफा नहीं होती, ये धोखा नहीं देती, ये जूठन नहीं होती। सुंदर बड़बड़ाता गया। आखिर हुआ क्या है? आपने शराब क्यों पी? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अपनी औकात मत भूलो, निकल जाओ मेरे घर से। तुम एक धंधे वाली हो, धंधे वाली। तुम्हारी वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। संतो को लगा कि जिस तख्ते को पकड़कर वह जिंदगी का दरिया पार करना चाहती थी, वह डूबता जा रहा है। आगे का रास्ता अंधेरों से भरा है। सुंदर ने संतो को घर से निकाल दिया। अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। उसे कुछ दरिंदे अपनी ओर बढ़ते महसूस हुए। उसके आगे एक ही रास्ता बचा था, कोठे का रास्ता, पर वहां वह जाना नहीं चाहती थी। वह तेज कदम उठाती चलने लगी, पर अगले ही मोड़ पर सेवादास ने उसकी बांह पकड़ ली और उसे दोबारा उसी बदनाम गली में पहुंचा दिया। आओ मेरी संतो रानी, आओ, चमेलीबाई मुस्कुराते हुए बोली। संतो नजरें नीचे किए खड़ी थी। संतो, हम कोठेवालियों का यही अंजाम होता है। ये दुनिया हमें किसी की घरवाली बनकर चैन से जीने नहीं देती। हमारा पेशा ही ऐसा है। अगर कोई हिम्मत करके हाथ थाम भी लेता है तो साथ नहीं निभा पाता। बदनाम गली में रहने वालियों के लिए घर एक सपना हो सकता है, हकीकत नहीं, क्योंकि दुनिया का नजरिया जब तक नहीं बदलता तब तक कुछ नहीं हो सकता। संतो को दोबारा उसी गली में जिंदगी के बाकी दिन गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा।